मुझे नहीं पता था एक्चुअली मर्चेंट नेवी के बारे में कि क्या होता है, इतना तब ये सोशल मीडिया भी नहीं था। मेरा एक सीनियर उसने अप्लाई किया हुआ था, उसने सब कुछ बताया, तो फिर हम लोगों ने भी अप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि ड्रीम था इधर जाना। मर्चेंट नेवी ऑफिसर कितने समय बाद घर जाना? 15 डेज अगर लंबा रूट है तब। ये मुझे एक छोटी सी नदी, छोटे से तालाब से भी डर लगता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे लगता था मैं कोई ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो ये पानी में गिर गए तो फिर निकलेंगे कैसे, ऐसा लगता था मुझे। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈक्ट ਕਰਦੇ हो? हम एशिया से यूरोप जा रहे थे और 13 डेज के लिए हमारे शिप पर इंटरनेट ही नहीं था। आप समुद्र में रहते हो तो मछलियाँ ही खाते हो। हम मछलियाँ खाते ज़रूर है, लेकिन मछलियाँ पकड़ते नहीं। वो ये सोचते हैं ना समुद्र से पकड़ के खा लेते हो मछलियाँ, ऐसा नहीं है। मछलियाँ मिलती हैं वहाँ, मतलब काफ़ी वैराइटीज़ भी होती हैं, बट वहाँ से हम पकड़ते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ टर्निंग पॉइंट ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि जिंदगी ही बदल गई? वो वक्त आया कि पैसे की वजह से हमको, पापा ने तो कभी नहीं बोला, मैंने बोला कि ठीक है पढ़ाई छोड़ देता है, आई विल डू सम अदर वर्क एंड आई विल सपोर्ट यू। माँ बाप दिली सुपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप पूरी ज़िंदगी दाਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। एक बार ना किसी की कार चला रहे थे पापा, अच्छा जी। मैं पीछे बैठा था, और तब ना शुरू में वो सीख रहे थे उसके अंदर। ही वाज सेइंग कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना तो फिर मेरे लिए एक कार लेके देना। तो मेरा ड्रीम ही था कि मैं जब जाऊँगा तो एक अच्छी कार लेके दूंगा। पापा ने बोले सी तो लेके दी फिर मैंने हाँ लेके गया उनको। मेरा ड्रीम ये था, कि वो कार ही नहीं लेनी, मैं वो जाऊँगा तो वो ब्रांड की सबसे बड़ी कार लेनी है। ਸਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चार कांधे देखकर एक मुर्दा भी सोचता होगा कि अगर जीते जी एक ही मिल गया होता तो काफ़ी था। कठोर दिल बहुत हो गए सी। नरम दिल ही इंसान को इंसानियत सिखाता है, इंसान बनाता है। ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। अपनी दौलत और इस वज़न पर कभी गुरूर मत करना, क्योंकि तिनका तैरता रहता है और पत्थर डूब जाता है। खुशकिस्मत ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। पर ऐसा नहीं है कि माँ बाप गलती नहीं करते हैं, वो इंसान है। जब ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिफॉर्म 'ਚ देखता है, वो पूछता ਹੁੰਦਾ है कि ਕਿਹੜੀ यूनिफॉर्म पाई है पापा? आपकी कामयाबी तभी है, अच्छे बाप तभी हो जब आपका बेटा यही बोले कि आप मुझे पापा के जैसा बनना है। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ऐसा होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BMS ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ रेहान अशरफ होना दी। बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ BMS ਤੇ। थैंक यू सो मच मैम। इट्स लाइक आप लोग, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। इतना सफ़र आप लोगों ने यहाँ तक किया है आने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड ਦਿਲ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ तक पहुँचने तक? देखिए मैम, जैसा कि आपने खुद बोला कि बहुत लंबा टाइम लगता है किसी भी सक्सेस के लिए, भले से वो किसी भी फील्ड में हो। इट्स नॉट अबाउट मर्चेंट नेवी ओनली, आप कहीं भी जाओ समय लगता है। और मेरा ये मानना है कि जो सक्सेस होती है ना, कोई भी सक्सेस, उसमें समय लगना भी चाहिए। अगर उसमें टाइम नहीं लग रहा है तो अगर आपको बिना कुछ करे सक्सेस मिल जा रही है तो फिर उसकी जो वैल्यू है ना वो नहीं होती, आपको पता नहीं लगना कि मतलब कोई भी है। मैं ये बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ। ईजिली क्या लोग चाहते हैं, हमसे लोग पूछते हैं आजकल जो भी आता है, या फिर
बहुत सारे लोग ये देखकर पॉइंट्स भी उठाते हैं कि यार आप लोगों का तो मज़ा है, आप मज़े कर रहे हो और इतनी बड़ी सैलरी है, ये सब, बट दे डोंट नो कि उसके पीछे की कहानी क्या है। हाँ जी, वो कोई नहीं जानता। आप कहीं किसी भी फील्ड में लो तो स्ट्रगल है, बिल्कुल। और मैं ये समझता भी नहीं, जब तक स्ट्रगल नहीं हो तब तक कामयाबी का मज़ा भी नहीं आता है। वो जो असली मज़ा है ना, जो उसका स्वाद एक बोलते हैं टेस्ट, आप तभी चख सकते हो जब आपने मेहनत की हो। और ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਸਲ एग्जैक्टली ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ तभी लगती कीमत पता लगती है। और फिर हम फिर जहाँ जाएंगे ना बहुत सारी मेहनत करने के बाद, तो उसकी वैल्यू करेंगे हम जिस जगह पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो फिर उस सब की वैल्यू होगी। हम उसको इधर उधर ऐसे कहीं खर्च नहीं करेंगे। और एक सही बात ये होती है कि आप अगर किसी सही में मेहनत करके कहीं पहुँचे हो, मेरा जो मानना है, और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि आप बहुत मेहनत करके कहीं जा रहे हो, किसी भी रिस्पॉन्सिबल जगह जा रहे हो, और हर बंदा अपने लेवल पर जाकर कुछ ना कुछ कर सकता है दूसरों के लिए। बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी के गाइड करके काम आ सकता है। आप अर्न कर रहे हैं इतना, तो किसी की फाइनेंशियली हेल्प करके आप उसके काम आ सकते हैं। तो अगर आप वहाँ गए हो तो वो जो आप जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो ना, जो अपने मेहनत करके कमाया होता है, उससे जो लोगों की आप हेल्प करते हो ना, वो एक अलग ही सुकून देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਵੇਂ ਪੇਜਿਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੇਜਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ समय बाद घर जाता है, या उसकी ड्यूटी कितनी हार्ड है? देखिए, ड्यूटी मैं आपको पूरा बताता हूँ। मेरे को पढ़ने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था, बट मेरे पापा को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके ड्रीम्स थे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तब बहुत बहुत अमीर लोग भी थे। मैं एक विलेज से हूँ और वहाँ पे बहुत बहुत अमीर लोग भी थे। उनके बच्चे भी वहाँ जाके इतने महंगे स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे जहाँ मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया। और मुझे दिखता था कि वो कैसे फ़ीस को अरेंज करते थे। फिर भी मैं नहीं पढ़ता था। मतलब पढ़ाई में ठीक था, लेकिन मन नहीं करता था, तो फिर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। आप अब सोचो, मेरे पापा खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आजकल पेरेंट्स को पड़ी रहती है ना कि आप इतने % मार्क्स लाओगे, इतने लाओगे। हाँ जी। मेरी 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्लास आई गोट अराउंड 63-64%। ओके। पापा सिर्फ इस बात से खुश थे कि मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। अच्छा। अब सोचो ना, 63-64 इज नथिंग। देन आई रियलाइज कि कोई आपको इतना आप पे विश्वास कर रहा है कि आप अच्छा नहीं करो तब भी वो खुश हो रहा है, इतना सब कुछ स्पेंड कर रहा है आप पे। और फिर मेहनत की गई और बहुत सारी मेहनत की गई। सो आई वॉज द टॉपर ऑफ स्कूल इन 2011। मेहनत किया, एंड देन मुझे नहीं पता था एक्चुअली मर्चेंट नेवी के बारे में कि क्या होता है इतना। तब ये सोशल मीडिया भी नहीं था। मेरा एक सीनियर, उसने अप्लाई किया हुआ था, उसने सब कुछ बताया, तो फिर हम लोगों ने भी अप्लाई कर दिया। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था कि ड्रीम था इधर जाना। एक सीनियर के कहने पे अप्लाई कर देता। तो फिर हमने फॉर्म फिल किया, अच्छा किया था, एकेडमिक तो सारा कुछ था, तो वो वहाँ निकल गया एग्ज़ाम्स। फिर वहाँ जाकर भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए वहाँ इन कॉलेज। उसके बाद 11 में आई गॉट सेलेक्टेड, एंड 11 to 15 हमारी जो ट्रेनिंग रहती है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग चलती रही। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। अच्छा जी। उसके बाद 2015 में फर्स्ट टाइम मैं शिप पर गया। अब ट्रस्ट मी, शिप पर जाना एक मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना होम सिक टाइप था, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ फैमिली से, और इतना मुश्किल मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। लिटरली मेरे फादर ने एक छोटी फ़ोटो रखी हुई थी मेरी। अच्छा। अपने पास। ओके। जब मैं गया और वो उसे देख कर रोते थे। इतना ज़्यादा अटैचमेंट मतलब है, अभी भी है। पहली बार मैं घर से बाहर गया था। सो आई मीन वहाँ से जब ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हो गई, तो पहली बार जब शिप पे जाना था, तो पहली बार देश से बाहर जाना था अभी। सो ये और भी बड़ा टास्क था मेरे लिए, और पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली। बिल्कुल। पहली बार फ्लाइट में मैंने हांगकांग से ज्वाइन की। मुझे एक छोटी सी नदी, छोटे से तालाब से भी डर लगता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था मैं कोई ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो ये पानी में गिर गए तो फिर निकलेंगे कैसे, ऐसा लगता था मुझे।
स्विमिंग भी नहीं आती थी तब। हम्म। फिर जब पहली बार मैंने ज्वाइन किया, मेरी ज्वाइनिंग थी हांगकांग से इन 2015। अच्छा जी। और वहाँ से जब ज्वाइन करने के बाद मुझे ना इतना ज़्यादा प्रोसीजर नहीं पता था। अभी क्या होता है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू हैव टू रिपोर्ट टू कैप्टन को, रिपोर्ट करेंगे आप, एंड देन एक प्रोसीजर होता है कि आपका फैमिलाइजेशन कराया जाता है। मुझे नहीं पता था, मैं सीधा गया, अपना लगेज केबिन में रख के, और थका हुआ था, सो गया। अब मेरी घर वालों से बात नहीं हुई, नेटवर्क की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, और सो गया वहाँ से। कुछ खाया भी नहीं, मतलब लंच का टाइम था जब मैं पहुंचा, लेकिन सो गया। फिर शाम को थोड़ा जब ऐसा लाइक मुझे फील हुआ कि कुछ तो हिल रहा है, मेरी आँख खुली। जब मैं शिप पर गया तो ऑब्वियसली शिप पोर्ट पर था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो हम सी में पहुंच चुके थे। अच्छा। और सी में जब पहुंचे तो पहली बार ज्वाइन मैंने किया, एंड अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब था। अब शिप इतना ज़्यादा हिल रहा था, मैंने विंडो पहले ऊपर की देखा तो पूरा मौसम ख़राब है और शिप ऐसे हिल रहा है। डर गया, बहुत डर गया मैं। और मैंने सबसे पहला क्या देखा, मैं विंडो तो खोली, मैंने देखा सबसे पहले इधर उधर कहीं शिप ही नहीं दिख रहा मुझे आसपास। मतलब ये अगर हमें कुछ हो गया, हम डूबने लगे तो बचाएगा कौन? तो फिर हम गए एक और, मैंने बाहर उसमें निकला एलीवे, और मैंने मेन डोर खोला, मैंने देखा फिर भी कोई शिप नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं। मुझे एलीवे भी कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मली ड्यूटीज़ करने के बाद लोग अपने केबिन्स में रहते हैं, अपनी फैमिली से बात करने लग जाते हैं। मुझे वहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। मैं ऐसे किसी का डोर तो मैं जाके खटखटा नहीं सकता हूँ। तो फिर जब मैं उधर ही घूम रहा ना, तो एक जो क्रू में रेटिंग्स वगैरह रहते हैं, उनमें से एक मोटरमैन, एक रैंक होती है शिप पे, तो वो बाहर आए, इंडियन थे। उन्होंने देखा परेशान है तो मेरे से पूछा, उन समझ गया कि पहली बार आया, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, मुझे घर पे बात कराई मेरी पापा से। तो उसके पापा से बात की मैंने, घर पे बताया ठीक ठाक से मैं पहुंच गया हूँ। उसके बाद थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद मुझे वो लेकर गए, सारे ऑफिसर्स के पास लेके गए, और वहाँ उनका मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह कराया उनसे। देन ये मेरे लिए एक ऐसा फेस था शुरू का। इन 2015 ना नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था वहाँ। मैं वही ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, वही बात पूछने लगी थी। ਲਾਈਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है। अभी स्टारलिंक है और काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड है। हम वहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं वहाँ से अपलोडिंग वगैरह भी करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन पहले ये था, जब हम यूएस ट्रैवल कर रहे थे, हम एशिया से यूरोप जा रहे थे, और 13 डेज के लिए हमारे शिप पर इंटरनेट ही नहीं था। फॉर 13 डेज नो इंटरनेट, नो मैसेजेस, किसी नाल गल नहीं हुई, किसी फैमिली कोई नहीं। अब सब परेशान थे। हम सुबह देखते थे तो एटलीस्ट एक मैसेज तो जाए कि हम, लेकिन 13 डेज तक नहीं था। समहाउ कैप्टन ने थोड़ा डाइवर्ट किया शिप को, और कुछ तो एटलीस्ट एक मेल भेज दिया था कि वी आर सेफ। वो मेल भी मेरी फैमिली को नहीं भेजा गया, वो किसी और की फैमिली को, तो उसने इन्फॉर्म किया कि वो सेफ है। बट 13 डेज बाद बात हुई तो ईजी नहीं है। आप एक तो फैमिली से दूर रह रहे हैं, क्योंकि फैमिली से दूर रहना जैसे कि और लोग दूसरी कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, बट वो एटलीस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पहले। अभी क्या है कि हम रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा अभी भी हो जाता है कि इंटरनेट चला जाता है हमारा एक दो दिन, क्योंकि समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ कितने नेटवर्क आएंगे। एग्जैक्टली। तो ये अभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, उन्होंने स्टारलिंक वगैरह, काफ़ी फास्ट इंटरनेट है वो उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसा है जो इंटरनेट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हो गया। पहले बहुत मुश्किल हो जाता था बात करना, बट हाँ, फैमिली से दूर रहना। और टाइप्स ऑफ शिप्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोफेशन में आपके ऐसे शिप्स हैं जो पोर्ट्स पर जाते हैं तो आप बाहर जाके घूम सकते हो। जैसे मेरे जाते हैं तो हम किसी भी पोर्ट पे जा रहे हैं, किसी देश में जा रहे हैं, तो बाहर जाके हम घूम सकते हैं। लेकिन ऐसे हैं जो टैंकर्स हैं जो पोर्ट पर नहीं आते, तो वो लोग हमेशा पानी में रहना होता है उनको, जब तक वो घर नहीं आते, या तो वो जाते हैं। वही गल मैं पूछने लगी, मतलब वही सवाल सी मेरा कि कितना टाइम समंदर दे विच रहना बंदा शिप। हमारे लिए हमको ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 15 डेज अगर लंबा रूट है तब। अदरवाइज जैसे कि मैं लास्ट टाइम कर रहा था साउथ अमेरिकन टू यूरोप कोस्टल, और अब जब हम साउथ अमेरिका से निकल के यूरोप जाएंगे तो लॉन्ग वॉयज रहता है, तो 10-12 दिन 13 दिन या मैक्सिमम 15 डेज में हम पहुंच जाते हैं वहाँ। लेकिन जब हम कोस्टल करते हैं, साउथ अमेरिकन कोस्टल हम कर रहे हैं,
तो वहाँ के जो कंट्रीज आसपास रहते हैं, आज आ गया, एक दिन बाद फिर से आ गया, या Okay. कभी कभी अगले दिन पोर्ट आ गया, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है ओके ships ओके में। ओके ओके ओके। बाकी ये सब बहुत सारे मिथ्स हैं, आई नो कि आप जा रहे हो तो हमेशा पानी में रहते हो, ऐसा नहीं है। मतलब हमें पोर्ट्स मिलते हैं, मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं, बाहर घूमने में गया हूँ तो। और फिर हम लोग इंडियन लोग हैं, जैसे कभी कभी हमें ऐसा क्रू मिल जाता है, ऐसा कुक मिल जाता है जो इंडियन फूड नहीं बनाता है, अच्छा तो फिर हम जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले यही देखते हैं कि इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन ਥੋੜਾ रेस्टोरेंट ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਟੀ Exactly, ਖਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਥ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 6 महीने, लाइक 6 नहीं, मंथ। हाँ, बहुत से लोगों के डाउट्स होते हैं। हाँ, अब ये भी होते हैं कि आप समुद्र में रहते हो तो मछलियाँ ही खाते हो। हम मछलियाँ खाते ज़रूर है, लेकिन मछलियाँ पकड़ते नहीं। वो ये सोचते हैं ना समुद्र से पकड़ के खा लेते हाँ हो जी, मछलियाँ, हाँ जी। ऐसा नहीं है। मछलियाँ मिलती हैं वहाँ, मतलब काफ़ी वैरायटीज़ भी होती हैं, बट वहाँ से हम पकड़ते नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੂਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, स्टोर करते हैं। स्टोर करना पैना हाँ, होना। बड़े बड़े स्टोरेज रूम होते हैं, मीट फिश रूम, वेजिटेबल रूम्स, बड़े रेफ्रिजरेटेड बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो अच्छा। फॉर 1 month ऐसे स्टोर करके रख लेते हैं उसमें। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਜ਼ਿੰਦਗੀ ही बदल गई? ये मैम, मैं आपको बताया ना, जब मैं 11th मैंने ये सब था कि मैं एक अलग टाइप का था लड़का। मतलब ऐसा भी टाइम आया फैमिली में कि वो वक्त आया कि पैसे की वजह से हमको, पापा ने तो कभी नहीं बोला, मैंने बोला कि ठीक है पढ़ाई छोड़ देते हैं, आई विल डू सम अदर वर्क एंड आई विल सपोर्ट यू, मैं सपोर्ट करूँगा आपको, कुछ और काम कर लेता हूँ। तो फिर इस बात का ना पापा को बहुत दुख हुआ कि मैं एक साइड तुमको पढ़ाना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कितने सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन आप जो हैं मतलब, और तुम अब आगे ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ना तुसी है, हार मान रहे हो। व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स। लेकिन मैंने एक चीज़ रियल लाइफ में, मैंने कभी अपने लिए सपने नहीं देखे, मैंने माँ बाप के लिए सपने देखे हैं, और खुदा का शुक्र है वो सपने सारे पूरे भी हो गए। माँ बाप क्या ਦਿਲੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ। ये माँ बाप मेरे लिए तो, मैं हमेशा, आप मेरी वीडियोस देखोगे या फिर मुझे रियल लाइफ में भी देखोगे, तो मैंने ये फोकस किया हुआ कि माँ बाप का ज़िंदगी में एक अलग मुकाम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो मैं दिख रहा हूँ, उनकी दुआओं का नतीजा, उनकी मेहनत है। मैं बाकी अपनी मेहनत और अपनी उसको मैं इतना नहीं मानता, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, उनकी लगन थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने सपने उनके लिए देखे थे, मैंने सपने देखे थे अच्छा घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा। क्योंकि एक बार ही ना किसी की कार चला रहे थे पापा, अच्छा जी, मैं पीछे बैठा था, तब ना शुरू में वो सीख रहे थे उसके अंदर, ही वाज सेइंग कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो फिर मेरे लिए एक कार लेके देना। तो मेरा ड्रीम ही था कि मैं जब जाऊंगा तो एक अच्छी कार लेके दूंगा। और पापा ने बोला सी तो लेके दी फिर मैंने, हाँ, लेके गया उनको। मेरा ड्रीम ये था कि वो कार ही नहीं लेनी, मैं वो जाऊंगा तो वो ब्रांड की सबसे बड़ी कार लेनी है, तो वही तो मैंने सपने ही उन लोगों के लिए देखे। बहुत सोने। और सपने जब आप माँ बाप के लिए देखो ना, मैं सबको करता हूँ। देखिए, किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होते कि जो औलाद को बद्दुआ देते हैं, किसी के नहीं होते, लेकिन देयर इज एक फ़र्क होता है कि आप माँ बाप को खुश करके उनकी दुआएं ले रहे हो कि उनको दुखी देके उनकी दुआएं ले रहे हो। आप देखते हो कि ना आसपास माँ बाप परेशान भी हैं, परेशान भी होते हैं ना, वैसे आप कितने कहते हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो वो डिज़र्व नहीं करते। एज ए पेरेंट्स वो जानते हैं कि आई मीन क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए। बिल्कुल। एक माँ बाप का रिश्ता बच्चे के नाल दोस्ती वाला होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरा रिश्ता एक्चुअली पापा से फ्रेंडशिप वाला ही है। मैं उनसे सब कुछ शेयर करता हूँ, वो भी मेरे से सब। हमारी फ़ोन पर, मैं बताता हूँ, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, हमारी डेली बात होती है उनसे, मेरे पापा से डेली बात होती है, और शेयर करते हैं जो भी उधर होता है, वो बताते हैं मेरे को, मतलब ऐसे ही बताते दोस्त के, हाँ ये आज ये हुआ, आज वो आए थे, ऐसे हुआ। सो ऐसा होना चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और सभी, मतलब मैं ये मानता हूँ कि माँ बाप से भी मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को ना पहले एक अच्छा दोस्त बना लो, और उसे अच्छा इंसान बनाओ, इससे पहले कि बुरे लोग उनका अपना दोस्त बना के उसको बुरा इंसान बना दें। बिल्कुल। अदरवाइज एक अच्छा दोस्त है ना, सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे
हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को पार्टीज़ पे लेकर जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। मैं पापा को भी लेके जाता हूँ अगर किसी पार्टी में जाता हूँ तो। बहुत सोनी इट वाज कि उनका भी मन करता है, वो मना भी करते हैं, और चलो चलते हैं सब लोग, पापा चाचा वगैरह को सबको साथ ले जाते हैं, चलते हैं। कहीं बाहर खाने जा रहे हैं कहीं, तो ठीक है दोस्तों के साथ जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन कंसीडर करना चाहिए, पापा को भी लेके जाओ कभी। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਪਾਤਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਰਿਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? नहीं, जेलसी देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक हिस्सा है इंसानियत का। मतलब जेलसी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि बंदे रखेंगे आपसे, आपको आगे। मैंने एक क्या चीज़ सीखी है ना, जब आपका ख़राब टाइम है तब भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और जब आपका अच्छा टाइम भी आ रहा है ना, तो लोग बोलते हैं ना जैसे कि अब आपका अच्छा टाइम आए तो आपके पास आ रहे हैं लोग आपके, ठीक है वो आ रहे हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर आप में कमियां निकालनी शुरू करेंगे कि अब क्या कमी निकाली जाए बंदे में कि यार ये ऐसे सक्सेस पा रहा है, ऐसे कर रहा है, और इतना इज्जत कैसे पा रहा है, तो कुछ तो ऐसा किया जाए जो इसको नीचे लाया जाए। बिल्कुल, ये फैक्ट है, बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग नहीं, और ये साइकोलॉजी, जलन तो होती है, कोई भी आगे बढ़ेगा ना, साथ वाला जब नहीं बढ़ पाएगा तो जलन होगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं होती, और बिल्कुल सिट्टन नहीं फिरते, मतलब गिराने को ही फिरते हैं लोग। वो ये ना कि आपको सहारा देने वाले कि एक चार कांधे देखकर एक मुर्दा भी सोचता होगा कि अगर जीते जी एक ही मिल गया होता तो काफी था। तो मुर्दे को देने आ जाते हैं सहारा, मतलब उसको सहारा। और ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। कठोर दिल बहुत हो गया सी, है ना, भी नरम दिल दा होना। देखिए मैम, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप किसी को परेशानी में देख रहे हो, आपको दिख रहा है सामने वाला बंदा परेशान है, और आप वो ताकत रखते हो, वो हैसियत रखते हो कि आप उसकी परेशानी को दूर कर दो, उसकी हेल्प कर दो, और आप ना करो, फिर आप चाहे कितने भी बड़े महान क्यों नहीं हो, कितने भी बड़े लीडर क्यों नहीं हो, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते। आपका नेक होना तभी आप तभी नेक हो सकते हो जब आपके दिल में रहम आए। बिल्कुल, रहम बड़ा ज़रूरी चीज़ है। नरम दिल बहुत बहुत ज़रूरी। नरम दिल तो इंसान को इंसान बनाता है, नरम दिल ही इंसान को इंसानियत सिखाता है, इंसान बनाता है। बिल्कुल, आप बहुत सारे लोग देखोगे ना, हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन जिन लोगों के दिल नरम होते हैं वो लोग बेस्ट है। बिल्कुल, और किसी ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਤੇ, और खुद वो परेशान हो जाएंगे, पर सामने वाले ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। जो नरम दिल लोग होते हैं ना, मैंने ऐसा देखा हुआ है, किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं ना वो लोग, लोग उसके साथ गलत करेंगे, लेकिन फिर भी हेल्प करेगा वो। उसको पता है कि सामने वाला मेरे को गलत बोलेगा, लेकिन वो फिर भी हेल्प करता है। और ऐसे बहुत सारे, एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। एक आपने सुनी होगी, आई थिंक बचपन में हमने जब पढ़ते थे स्कूल में, बाबा भारती की स्टोरी थी कि बाबा भारती के पास ना एक बहुत प्यारा घोड़ा था, वो बहुत प्यार करते थे उससे। और अब जो ना एक डाकू खड़क सिंह था, तो वो जो घोड़ा था उसकी नज़र में खटक गया घोड़ा कि यार ये तो बड़ा अच्छा घोड़ा है, तो मुझे मेरे पास होना चाहिए। तो वो गया बाबा भारती के पास कि घोड़ा मुझे चाहिए, मुझे दे दो। बोले नहीं, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं ये घोड़ा नहीं दे सकता। तो फिर उसने क्या किया, उसको घोड़ा चाहिए था, वो ना ऐसे ही एक अपाहिज बनकर और उधर बैठ गया, सड़क किनारे बैठ गया। अच्छा। वो अपने घोड़े से जा रहे थे बाबा भारती, तो रोकने लगा कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, मेरे से चला नहीं जा रहा है। वो कोई भला आदमी होता है, वो अभी बात बोली ना, नरम दिल है तो फिर रहम आएगा ही आएगा। वो उतर गए, उन्होंने उसको घोड़े पे बिठा दिया। वो पहचान नहीं पाई कि वो खड़क सिंह है, क्योंकि उसने ऐसे ही वेश बदला हुआ था। फिर
अब जैसे थोड़ी दूर वो चलता गया धीरे धीरे, फिर उसने घोड़े की लगाम पकड़ के घोड़ा भगा दिया, अच्छा। वो पीछे रह गया और फिर कह रहे कि आपने मुझे आसानी से घोड़ा नहीं दिया था ना, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। फिर ये देखो ना, एक जो अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि अच्छा आदमी काम करना नहीं छोड़ता अच्छे काम, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तू ये घोड़ा ले जा रहा है ले जा, लेकिन ये जो भी हुआ है ना, ये जो घटना हुई है, किसी को बताना मत, क्योंकि लोग फिर किसी की मदद करना बंद कर देंगे। बिल्कुल। सो अभी भी उनके साथ गलत हुआ है, पर फिर भी ये वो- सोच रहे हैं कि कोई किसी के साथ अगर कोई किसी की हेल्प मांग रहा है तो लोग हेल्प करें, करेंगे, हाँ। या फिर मैं भी करूं जो करता है सामने वाला। देखिए, दर्द सबको होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, दर्द सबको होता है। लोग, बहुत से लोग होते हैं ना, संभाले हुए होते हैं रिश्तों को, और हर किसी के सीने में दिल है तो दुखता सबको है। बिल्कुल। कुछ जो जिम्मेदार बंदा होता है ना, संभाले हुए होता है, वो सब जानता है, सबकी चालाकियां भी जानता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि उसको रिश्ते बचाने हैं। बिल्कुल। और रिश्ते आसानी से नहीं बचते, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लोग बातें बनाते हैं, लेकिन लोग जैसे दिल तोड़ते हैं ना, अब सामने वाला चालाकियां तो जानता है आपकी, हाँ जी। लेकिन लोग आपके दिल तोड़ रहे हैं। तो बस फर्क इतना है कि सामने वाला रिश्ते निभा सकता है, लेकिन जिस दिल को तोड़ रहे हो आप, उस दिल में रह तो नहीं सकता सामने वाला। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਹਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। देखिए, ये बहुत सारे ये आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है आज के टाइम पे। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता। आप जाके मिलो ना, मेरे फादर हैं, उनके 95% दोस्त हैं नॉन मुस्लिम्स। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं फंक्शंस में, और बहुत अच्छा रिलेशंस हैं सब में। नहीं सिखाता कोई, आपको बोलता नहीं। अपने फ़ायदे के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं, कहीं से कुछ क्लिप्स काट लेंगे, वो यूज़ कर लेंगे, उसको वायरल कर देंगे, और लोग बिना समझे उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब तक कोई भी चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि भले से मेरे लिए या किसी के लिए भी हो, जब तक आप उसकी पूरी जांच नहीं कर लो, या फिर उसकी समझ नहीं लो कि हाँ ये सच है कि नहीं है, नहीं रिएक्ट करना चाहिए। और वैसे भी रेहान जी, आधा अधूरा सच बहुत घातक ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत खतरनाक होता है। ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल, मैं एक बात मानता हूँ ना, देखिए हम नफरत कर लेंगे, ठीक है, हम नफरत करते हैं, हम कुछ भी कर लें, हम अमर तो नहीं हो जाएंगे ना ये सब करके। बिल्कुल। एक दिन तो आना है जो हम चले जाएंगे, तो फिर ये हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करके जा रहे हैं। हम किसी के साथ किसी का माल हड़प के तो नहीं जा रहे हैं, किसी को नाक सता के तो नहीं जा रहे हैं, या फिर किसी के साथ ऐसा तो नहीं करके जा रहे कि उसका घर ही उजाड़ के जा रहे हो हम। नहीं है ना, जाना तो है। देखिए, ये सारे धर्म ये तो बताते हैं ना एटलीस्ट कि यहाँ पे हम जो करेंगे उन कर्मों का हिसाब होना है, ये बताता है। तो फिर ये कर्म जो है हमारे ज़रूरी हैं कि हम क्या करके जा रहे हैं, क्या नहीं करके जा रहे हैं। अगर हम अच्छे करके जाएंगे तो हम यहाँ के बाद भी हमारे लिए हमारा नाम भी रहेगा, लोगों के दिलों में रहेंगे, और उसका बदला भी हमें मिलेगा। लेकिन हम लोगों को सता कर जा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कोई मानता हूँ कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर है, कोई ऐसा लीडर है जिसको खुदा ने कोई ताकत दी हुई है, और वो उस ताकत का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी कर सकता है, बुराई के। हम क्या देख रहे हैं आजकल, जिसके पास ताकत आ गई है, तो सबसे पहले वो, बहुत कम ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो अपना देखेगा, अपना इकट्ठा करेगा सारा दौलत और ये सारी चीज़ें। हाँ जी। तो पहले अपना घर भरना शुरू कर दिया, अपना घर भरना शुरू कर देगा। तो ये वजन, ये दौलत है ना, ये सारी चीज़ें उसके था कि अपनी दौलत और इस वजन पर कभी गुरूर मत करना, क्योंकि तिनका तैरता रहता है और पत्थर डूब जाता है। ये सब चीज़ें यही क्या है। देख,
कोई भी ज़मीन दौलत ये सब, आप ये बात आप भी जानते हैं, अभी तो मैं एक मोटी सी बात बोल रहा हूँ कि 100 साल से ज़्यादा कोई भी अपने मालिक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मैंने घर बनाया है 100 साल बाद पता भी नहीं होगा किसने बनाया है। बिल्कुल। जो ये सारी चीज़ें तो हमारा ज़रूरी है कि हम कहाँ से बना रहे हैं, किन ज़मीनों पे बना रहे हैं। गरीबों की तो नहीं है, गरीबों की तो नहीं ले रखी है। वैसे ना इस गल तो मैंने भी चीज़ एक याद आई, अपने लिए जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जे ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਮਨ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਹਾਨ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਨੇਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਮਤਲਬ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਮਨ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ इस बात से। मैंने क्या हुआ ना, अभी बहुत से लोग जब बहुत स्ट्रगल लाइफ में किया मैंने, और बहुत अर्ली स्टेज में, अर्ली जो एज थी मैंने उसमें घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, और खुदा का शुक्र है सब सेट हो गया। लेकिन लोगों के फिर आने कि तुम क्यों इतने खर्च कर रहे हो, तुमको बिजनेस बढ़ाना चाहिए। मैं कहा ठीक है, मेरे को बिजनेस बनाना चाहिए, लेकिन फिर क्या होना है उससे? उससे फिर होना क्या है? मैं ठीक है बिजनेस बढ़ाऊंगा, बहुत सारी दौलत कमा लूँगा, बहुत अपना स्प्रेड कर लूँगा, उसके बाद क्या होना है? एक घर बनाऊंगा ना, वो मैंने अब बना लिया। एक गाड़ी होगी ना, वो अब होगी। एक वो जिंदगी जो चाहिए होगी वो है अभी। और बहुत सारे लोग आप देखोगे खर्च नहीं करेंगे। हाँ जी, खर्च नहीं करेंगे, वो इकट्ठा करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो इकट्ठा करेंगे और गलत तरीके से कमा के भी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आप गलत तरीके से कमा के अगर घर में ले जाओगे ना, तो फिर आपकी औलाद भी उन्हें एक बोलते हैं, मैंने एक देखा हुआ है, काटने दौड़ेगी आपको कि कर्मा दा फल मिलता है थानू। जाने किसका हक कमाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, उसमें भी बरकत चाहिए। ये मतलब लोग सोचते हैं कि इतना इसमें भी बरकत हो। मैं अपने यहाँ की ना आपको एक रियल स्टोरी है जी, कि एक हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, जब वो बीमार हुए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अच्छा। तो फिर जो भी उनके पास जाता था तो ये बोलता था कि वो उनसे बोलते थे कि कभी भी ना गलत तरीके से माल कमा के अपने बच्चों के लिए इकट्ठा मत करना। अच्छा। ये जो भी जाता था, लोग रिश्तेदार जाते हैं ना, हाँ जी, खैर पूछने के लिए, तो जब सबसे वो पूछने लगे तो किसी एक ने पूछ लिया, ऐसा क्यों आप बोलते हो? तो वो बोल रहे कि मैंने इतना सारा कमाया, अच्छा अमीर आदमी थे वो, मैंने इतना सारा कमाया अपने बच्चों के लिए, और आज जब मैं बीमार हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा इलाज कराओ, तो वो बोलते हैं कि आपका कितना और जीने का इरादा है, आप जी ली अपनी जिंदगी। रियल स्टोरी। वो फिर बोल रहे कि मैंने रियलाइज किया कि वो ये मेरा माल है जो मैंने गलत तरीके से कमा के इन पे खर्च किया है, अपने ऊपर बोझ बना लिया, खुद ने खर्च भी नहीं किया। और ये रियल स्टोरी, और सुन के पता लगता है कि जे तुसी ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਈਬ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? मैंने आपको बताया था ना, एक सीनियर था हमारा। हाँ। तो सीनियर को हमने फेसबुक पे देखा यूनिफॉर्म में। हाँ। तभी से हमारा शुरू हुआ कि नहीं यार अब भी तो इधर जाएंगे हम। तब हमने इधर का किया सारा, और फिर यूनिफॉर्म ऑब्वियसली जब खुद को देखेंगे तो अलग ही फील होता है। हाँ, मम्मी पापा जब देखते हैं अलग ही प्राउड था। मैं एक बार उन पापा ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस बार घर आओ तो यूनिफॉर्म में आना, तो ऐसे में गया भी तो बहुत अच्छा उनको लगता था। और फिर एक प्राउड भी फील होता है, एक प्राउड फील होता है कि आप जब ऐसी फैमिली से उठे हो ना, जिस फैमिली में मेरे एक अंकल हैं, वो मैक्सिमम 8th क्लास तक पढ़े हैं मेरी फैमिली में। अच्छा जी। बाकी कोई इतना ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं। तो जब फैमिली से उठ कर जाओ तो फिर एक अलग ही फील है यार, कि एक बंदा, नॉर्मल सा बंदा, किसान बंदा, दूध का काम मेरे पापा करते हैं, जो मिल्क मैन रहता है, तो वो अपने बेटे को यहाँ से बिड़ा कर एक दुनिया घुमा सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एक ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
पौड़ी दर पौड़ी चढ़ना पड़ेगा, हौली 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 आगे बढ़ते ये चढ़ो। मेरा यही कहना है कि मतलब माँ बाप को आप नहीं छोड़ो। बाकी आपकी लाइफ में रिश्ते ऐसे आते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, आपकी शादी के बाद के रिश्ते ऐसे ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आप, मेरा ये कहना है कि आप कोई भी मुकाम चले जाओ, आप बड़े से दुनिया के बादशाह बन जाओ, पूरी दुनिया को फतेह कर लो, लेकिन आपके साथ ना उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने होने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपके अपने आपके साथ नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस कामयाबी का। सो वो अपनों को साथ रखना। मैंने एक लिखी थी कि शायरी की, रोंद कर अपनों की खुशियों को, चाहे शोहरत के समंदर पार गया तू, और तुझको लगता है जीत ली बाजी, मैं कहता हूँ हार गया तू। बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी, आप सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? और सपोर्ट करने वाले रिश्ते होने चाहिए। मेरी वाइफ है, मेरी अरेंज मैरिज है, और एक अच्छी फैमिली से है वो। मतलब मैं, ये होता है ना, लोग अगर आप अच्छा चाह रहे हो, मेरी इंटेंशंस अच्छी थी कि मुझे अच्छा करना है, मुझे एक साथ रहना है, परिवार को बनाना है, तो वो एक सपोर्ट करने वाले हमसफर की ज़रूरत होती है आपको। बिल्कुल। और वो आपको ज़रिया बन जाता है, कहीं से भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल। और जो चंगा हमसफर मिल जाए फिर घर जन्नत बन जाता। एग्जैक्टली, समझने वाला। आप आपके कहने से पहले सब समझना, आपकी फैमिली को, अपनी फैमिली समझना, ये सारी टीचिंग्स फैमिली से भी दी जाती हैं। बहुत अच्छी फैमिली से है और अच्छी उसको सीख दी गई है सब कुछ। तो उसने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया है। क्या बात है। मैंने अब अगर ऐसा नहीं है कि फैमिलीज में मतलब बातें नहीं होती हैं, लोग होते हैं तो बातें होती हैं। और कोई भी, मैं कहूँ मैं परफेक्ट हूँ, नो आई एम नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब लोग हैं तो बातें होंगी, बातें बनेंगी, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आप रिश्ते बचा जाओगे बस। तो ये पेशेंस एक ऐसा वेपन है कि जिससे आप रिश्ते संभाल सकते हो। आप कहीं भी, किसी में भी, अगर आप कहीं स्ट्रगल भी कर रहे हो, आप पेशेंस अगर आप में है तो फिर आप कामयाब हो जाओगे वहाँ। सो उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया हर जगह, और हर जगह मेरे कहने से पहले समझा है। और सब, आज आप इतना बड़ा मकाम है, आप ये सोचो, जब अगर किसी मेरे भाई है, एक छोटा भाई है, वो कोटा में, और एक मेडिकल में है, एक जो 2 भाई हैं मेरे, सबसे छोटा वाला कोटा है और उससे बड़ा जो है इधर मेडिकल में है। सो जब उनको कोई ज़रूरत होती है ना, तो वो उसको बोलते हैं। अब सोचो उसने क्या बना रखा है। बिल्कुल। और इदां ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ। अदरवाइज घर जाने को दिल नहीं करता। उनको ना कब ऐसा लगता है कि जो बात मेरे तक उन्होंने पहुंचानी चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, तो वो बाया थ्रू होती गल बाया वहां तक पहुंचाई जाती है। फिर वो ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ये बिल्डअप करना ही आसान नहीं है ना। बिल्कुल। ये और आजकल रिश्ते जोड़ने भी सौखे नहीं है, बिल्कुल सौखे नहीं है। आसानी तो है ही नहीं है। रिश्ते तोड़ने सौखे हैं। बिल्कुल, आप तोड़ सकते हो, कभी भी तोड़ सकते हो। जोड़े रहने, हमें बोला ना आपको, आपके दिल में अगर पेशेंस है, आप कर सकते हो, सब्र कर सकते हो, आप रिश्ते बचा सकते हो, फिर घर बना। और जो परिवार बने हुए रहते हैं, आपने बहुत सारे परिवार देखे हैं जो एक जगह रहते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने आसपास लोग देखे हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने गाँव में जो देखे हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं तो खुदा बरकत देता है उनमें। वो अमीर लोग होते हैं, वो पता नहीं किसकी किस्मत से मिल रहा है। और खुशियाँ भी अमीर, वैसे भी अमीर। और ऐसा नहीं होता कि आसानी से वो जुड़े हुए हैं। कोई 1-2 बंदे हैं इसमें जो सब्र कर रहे हैं, जो संभाले हुए हैं। 1-2 बंदे जरूर होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ही बहुत हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, और उसको मैं फील भी करता हूँ, मैं डेली फील करता हूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और सबसे सारी जिम्मेदारियाँ ही हैं। जब कहाँ से घर, अगर आप मेरा देखेंगे, मैंने वीडियोस में डाला हुआ है, पुराना घर है, नया घर है, वो सब वहाँ से उठ के बनाना, मैंने पापा ने मिलकर, हम दोनों ही बनाया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, क्योंकि कई लोग ना जिम्मेवारियां तो भागते हैं। भागते हैं, नहीं ये बात सही कह रहा हूँ। एक ना मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी कि, और वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी थे उसके, अराउंड लाइक 20 मिलियन व्यूज़ और समथिंग। उसमें एक मैंने वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें था कि एक लड़की बोल रही थी कि अगर मैं शादी करूँगी तो घर के सबसे छोटे बेटे से करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है उसके हिस्से में माँ आती है। अच्छा। तो मैंने उसके जवाब में वीडियो बनाई थी। अच्छा। कि आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप माँ को अपने हिस्से में लाना चाहते हो,
लेकिन आप शादी करो, आप घर के बड़े बेटे से करो, उसके हिस्से में पूरा परिवार आता है। क्या बात है। सो अब वो लड़की जिसने वीडियो बनाई थी मेरे पे आती है कमेंट करके कि सर आप मैं किसी ने नाम नहीं लिया, मैंने आपको गलत भी तो नहीं कहा ना। हाँ। मैंने सिर्फ अपनी आपकी तारीफ भी तो कर दी ना। हाँ जी, ये अच्छी सोच है, हाँ, माँ को साथ रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये चीज़ां बहुत ज़रूरी ने, एक घर परिवार ਨੂੰ जोड़ के परिवार होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, देखिए मेरे से लोग कहते हैं कि मैंने बहुत स्पेंड किया है घर अपना गाँव में बनाने के लिए। लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप क्यों यहाँ बना रहे हो, आप इतना पढ़ लिख गए हो, इतना आगे पहुँच गए हो, तो जाके सिटी में किसी सेटल हो जाओ। मैं आपको लिटरली ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे कोई फ्री में कर दे, बोले मुंबई में जाके रह लो, मैं नहीं रहूँगा। मुझे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट और सुकून है। आपको टाइम मिले कभी देखना, सुकून वाली जगह घर बनाया हुआ है मैंने। और जो मोहब्बत आज भी गाँव में होती है ना, बिल्कुल, भले से लोग एक दूसरे के दुश्मन ज़्यादा हैं, ये हैं, लेकिन जो मोहब्बत वहाँ है। आप मेरे घर के आगे, हम पिछली सर्दी में कुछ लोग बैठे हुए थे, मेरे घर के आगे ना एक एक्सीडेंट हुआ। तीन लड़के थे, यंग ही थे, बाइक पे आ रहे थे, वो बुरी तरह गिरे। वो एक की लेग ब्रेक हो गई, पूरी हड्डी टूट गई। अच्छा। हमने वेट नहीं किया, एंड दे वर नॉन मुस्लिम्स, तीनों नॉन मुस्लिम्स थे। हमने वेट नहीं किया कि हम मतलब किसी का वेट करेंगे एम्बुलेंस, हमने वेट नहीं किया। हमने घर से जो थी चारपाई मंगाई, उस पर डाला। और भी फ्रेंड्स थे मेरे, मेरा फ्रेंड ही है मेरे घर के सामने, उसका डीएफ का एक प्लांट है। हम सब वहाँ बैठे हुए थे, ठंड में वो आग तापते हैं ना, तो वही कर रहे थे। हाँ, तो वो फिर हमने उसको सारी हेल्प की। तो उसकी मम्मी आगे बोल रही कि कोई इतना नहीं करता, ऐसे हाथ जोड़े, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, ये तो इंसानियत है। सबसे पहला इंसानियत है नहीं ना आजकल किसी दे वही है ना, तो वो शहरों में नहीं मिलता, वो पढ़ा रहता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। किते भी चले जाओ आजकल ये ट्रेंड चलिया हुआ है कि मदद बाद च करांगे, पहले वीडियो बना लिए। और इंसानियत होदा होना साडे नहीं, पहले ऐसा होता था ना, नेकी कर दरिया में डाला, भी ऐसा होता है नेकी कर कैमरे में डाला। बिल्कुल। और अच्छा, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨਸ डिफाइन नहीं कर सकती हैं, पर जे माँ बारे कुछ सुनना चाहिए सीधा। माँ के लिए मैंने ना एक बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, और मैं नहीं समझता कि उससे कोई बड़ी स्टोरी कोई या वो हो सकती है। किसी माँ की दुआ क्या चीज़ होती है। एक ना एक डॉक्टर थे, बहुत फेमस थे, डॉक्टर अहमद नाम था उनका जी। तो उन्हें अपनी कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री जाना था, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी उनको, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी, और फ्लाइट पकड़ के वो ट्रैवल कर रहे थे, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब इतना हुआ कि पायलट को वो प्लेन कहीं इमरजेंसी लैंड करना पड़ा, अपने शहर के उसी शहर के जहाँ वो जाना था, किसी दूसरे उसी कंट्री के किसी दूसरे शहर में। अच्छा जी। तो वहाँ लैंड किया। अब उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस मुझे अटेंड करनी ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से लोग बोले अगर आपको ज़रूरी है तो आप टैक्सी कर लो। तो उन्होंने टैक्सी की। अब लेकिन तूफ़ान था, मौसम तो ख़राब, नीचे भी था, ऊपर था। तूफ़ान इतना तेज़ कि उन्होंने टैक्सी भी उठाई। तो देखा ना, एक जंगल के बीचों बीच एक रोड के किनारे ऐसे एक घर सा बना हुआ है, वहाँ पे रोशनी जल रही है। जब वो दिख नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था तूफ़ान में। वो वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ। खुला है दरवाज़ा, देखा तो एक बच्चा लेटा हुआ है, और एक बूढ़ी माँ है, उसको स्पून से फीड करा रही है। अब अच्छा खासा था वो, मतलब एज थी उसकी, छोटा बच्चा नहीं था स्पून से फीड कराने लायक। तो वो बोले कि वो बैठती है, बोले बैठो, आपको कुछ खाना वाना पूछा उनका। तो बोले वो ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े बच्चे को आप स्पून से फीड करा रहे हो। उसने बोला कि हाँ ये बीमार है, आई डोंट नो ना बीमारी का क्या नाम था, बट ये बीमार है, और इसका इलाज ना हमारे देश में नहीं है। अच्छा। इसका इलाज किसी दूसरे देश में है, और मैंने डॉक्टर को दिखाया है, मैंने बताया, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं कर पाया। और उन्होंने बताया कि उस देश में एक डॉक्टर अहमद है, वो उसका इलाज कर सकते हैं बस। अच्छा जी। भाई वो जो डॉक्टर था ना, लिटरली रोने लगा, उसकी आंख से आंसू आ गए कि माँ तेरी दुआ ने ना एक प्लेन को आसमान से नीचे उतरवा दिया। तूफानों में कश्ती मोड़ के तेरे घर के दरवाजे पर लाके खड़ी कर दी। सब दुआओं का था ना। हाँ बिल्कुल, दुआ, माँ दुआ करती है। माँ की दुआ, मैंने बोला माँ की दुआ। और माँ एक ऐसी चीज़ है कि माँ, देखिए एक बंदा प्रॉफिट के पास आया और आकर बोलने लगा कि मैंने ना अपनी, जैसे माँ बचपन में हमारा करती है, हमारी गंदगियाँ साफ़ करती है,
और हमें पालती है, तो मैंने भी अपनी माँ का ऐसे ही किया है कि मैंने भी उनकी, जब वो बूढ़ी हो गई तो गंदगी साफ़ की, ये सब किया, तो क्या मैंने हक अदा कर दिया माँ का? तो उन्होंने कहा नहीं। जब तेरी माँ तेरे साथ तेरी गंदगी साफ करती थी ना, तो वो तेरी लंबी उम्र की दुआएं करती थी कि मेरा बेटा और जिए, ये सब। और जब तू ये काम करता है तो फिर तू दुआ करता है कि उठा ले, उसका वक्त पूरा हो जाए, ये सब। तो देयर इज अ डिफरेंस। आप माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकता, और बाकी माँ बाप तक कर्जा ਅਸੀਂ कभी दे भी नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते, ना ही उनको कोई रिप्लेस कर सकता है, ना ही आप उनका हक अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। किसी के भी, जैसे माँ बाप भले से किसी के भी हों, आप किसी घर जा रहे हैं, आप किसी घर जा रहे हैं, आपके हस्बैंड के माँ बाप हैं या फिर वो मेरे माँ बाप हैं, तो आपको रिस्पेक्ट भी, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वाइफ आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट दे, तो यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू हर पेरेंट्स ऑल्सो, उसके माँ बाप को भी आप दो। तो ये बड़ी चीज़ है। अगर आप समझोगे मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि आपको कामयाबी मिल जाएगी अगर आप माँ बाप को माँ बाप समझते हैं। बिल्कुल। और जो माँ बाप को माँ बाप समझता है, मैं सोचता हूँ वो कामयाब है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल, और कदर करनी चाहिए है। अच्छा रेहान जी, ਤੁਸੀਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਹਨਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਾइन ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ फिर एक शौक सी? देखिए मैं आपको ना एक सच्चाई बता रहा हूँ। वैसे तो मेरा एक सपना था कि मैं अपनी बातें ना लोगों तक पहुंचाऊं, मैं मोटिवेट करूं, सिर्फ सपना था। लेकिन मेरा यकीन करिए मैंने कभी नहीं सोचा था ये पूरा होगा। अच्छा। कभी नहीं सोचा था। मैं आपसे अभी बताया ना कि आप माँ बाप के सपनों को अपना सपना बना लो, फिर आपके सपने पूरे होते जाते हैं दुआ से। मैं नॉर्मली जब शिप पे मैं इंस्टाग्राम डाउनलोडेड भी नहीं था। अच्छा। मेरे फ़ोन में तो लोग वीडियोस बनाते थे, जो प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं मर्चेंट नेवी की, वो बनाते थे। तो फिर मेरे घर से भी बोलना शुरू किया, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ की, कि तुम लोग भी स्टार्ट करो। तो मैंने डाउनलोड किया इंस्टाग्राम, फिर बनानी शुरू की वीडियोस। लेकिन मैं प्रोफेशनल बनाता था, वहाँ की म्यूजिकल वीडियोस बनाता था जिसमें मेरी आवाज़ नहीं थी। अच्छा। तो मैंने एक वीडियो बनाई जो मेरी पहली आवाज़ में वायरल हुई कि जब हमने ज्वाइन किया था ना फर्स्ट टाइम, जब हम ऑडिटोरियम में थे और हमारा कॉन्फ्रेंस रूम में और ब्रीफिंग कर रहे थे, तो कैप्टन ने बोला था कि वेलकम, आज से तुम लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं, लेकिन हाँ तुम्हारी फैमिली की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो वो चीज़ मुझे याद थी। मैंने वो अपनी वॉइस में बना के पहली वीडियो डाली और उससे लोगों ने बहुत पसंद किया। उस पर लोगों ने आई थिंक मोर देन 1 लाख रील्स बनाई उस वीडियो में, क्योंकि सब ने अपनी अपने प्रोफेशन से रिलेट करके रील्स बनाई। तब एक और कंटेंट क्रिएटर है, हिमांशु नाम है उनका, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी आवाज़ में ट्राई करना चाहिए। अच्छा। शायरी मुझे आती थी, मैं बोल भी अच्छा लेता था। तो मैंने फिर जब घर आया मैं, तो घर पे आके मैंने अपनी आवाज़ में ट्राई किया, तो लोग पसंद करने लगे। शायरी लिखने का शौक किਵੇਂ ਪਿਆ? शायरी तो पहले से ही शौक है, सुनने का ज़्यादा शौक था पहले, लेकिन अब लिखना भी शुरू किया। मैंने पहले सुनता बहुत था। मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर रहता हूँ मैं अभी, तो ग्रेटर नोएडा में ही है, साथ में ही अभी भी रह रहा हूँ उसी के। तो बहुत अच्छा लिख लेता है शायरी वो, और डीप है उसमें। तो शाहनवाज नाम है उसका। अच्छा जी। तो बहुत अच्छा वो लिखता भी है, और उसी से मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया। वो मुझे भेजता रहता है, बताता रहता है, मैं उसी से पूछता हूँ कि जब कोई लिखता हूँ शायरी, हाँ भाई कैसी लिखी है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया लिखने लगा तो बस ये है कि शौक है, अच्छी लगती है शायरी में। शायरी एक ऐसी चीज़ है, आप 2 लाइन में ना बहुत बड़ी बात कह जाते हो, डूंगी गल, गहराई वाली बात होती है। बस 2 लाइन में सारा कुछ खत्म हो जाता है। सही है ना, आपके शौक भी पूरे रखो, नाल आपकी ड्यूटी भी निभाई जाओ, एक जॉब भी कर रहे हो और अपने शौक भी पूरे कर रहे हो। ये अपने आप हो गया ना। मैंने सिर्फ माँ बाप के लिए देखे सपने। मेरी लाइफ में माँ बाप का वो मकाम है। मैं भले से कुछ भी करूँ, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि जैसे बच्चे कामयाब हो जाते हैं ना, सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर उनसे माँ बाप डरने लगते हैं, हिचक के बातें करते हैं। ऐसे मेरे माँ बाप कुछ नहीं करते हैं, वो आज भी ऑर्डर्स ही देते हैं मुझे। बढ़िया गल है, अच्छी बात है। ये सो मैं कहती और ये होना भी चाहिए। खुशकिस्मत होंगे नहीं जिन्होंने माँ बाप ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल, वो खुशकिस्मत लोग हैं कि असली कामयाबी वही है ना। आपके माँ बाप आपसे डर रहे हैं तो आई डोंट नो क्या ही होना है कि ये बहुत बहुत गलत बात है कि
माँ बाप के अंदर ऐसा खौफ सा बना हुआ है कि वो तुमसे कोई बात बोलेंगे तो पहले 1000 बार सोचेंगे फिर बोलेंगे। नहीं यार, बोलने दो, माँ बाप हैं वो। और ऐसा नहीं है कि माँ बाप गलती नहीं करते हैं, वो इंसान है। बट हमें कोई हक नहीं है ना उनके फैसले करने का। हमें कोई उनके फैसले छोड़ दो, वो करेंगे। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उन पर छोड़ दो, लेकिन हमें फ़र्ज़ निभाने हैं, बिकॉज हमें पैदा किया है दुनिया में उन्होंने। और ये एक बात एक माँ जानती है कि वो किस तरह से फीड करा। मेरी वाइफ जब मेरे बेटे को फीड कराती है, लिटरली 2-2 घंटे लग जाते हैं उसको एक वक्त का खाना खिलाने में। वो नखरे करता है, वो इधर भागता है। तो ये बताओ, ये एहसान कोई चुका पाएगा? पूरी रात जाग लेते हैं, पूरी उसके हिसाब से सोना है, उसके हिसाब से उठना है। और वो बड़े होकर ये बोलें कि नहीं यार आपको तो ये पता ही। अरे भाई, दुनिया देखी है माँ बाप ने भी। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਖਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ टाइम कौन लगाता। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे लगा रहे हो, आप 2 मिनट आपके पेरेंट्स आपको मना कर देना खाना नहीं खाना, आप तीसरे मिनट उनसे पूछोगे नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਖਰੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिफॉर्म 'ਚ देखता है, वो पूछता ਹੁੰਦਾ है कि ये केड़ी यूनिफॉर्म पाई है पापा? नहीं, वो अभी 2 साल का, हालांकि इतना सब कुछ उसको नहीं पता, लेकिन अभी पीछे रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था स्टूडियो में। और नॉर्मली जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं सब, ऊपर मत आना जब तक मैं हूँ, नॉइज़ वगैरह की वजह से। तो वो बीच में आ गया। और उसने देखा मेरे को, वो इतना जान गया। अच्छा डैडी वीडियो बना रहे हो आप? हाँ, वीडियो मैं भी आऊँगा वीडियो। अभी आप अगर मेरे अकाउंट पे वीडियो देखोगे ना 2-3 दिन पहले, उसने ज़बरदस्ती बनवाई है वो वीडियो। मेरे पास आ गया मुझे वीडियो माना है। अब मैं वीडियो इन बिटवीन मैंने छोड़नी पड़ी और उसकी वीडियो बनाई। फिर मैं सोचा अब ये आ गया तो मेरे को बनाने देगा नहीं, तो मैंने चेंज कर लिया। अब फिर जब मैंने चेंज किया ना, बोला नहीं मुझे बनानी है, जिद करने लगा। रूम में आने के बाद वीडियो चाहिए मुझे। फिर मैं कहा ठीक है चलते हैं। अब मैं ऐसे ही नॉर्मल चला गया उसमें, तो मुझसे बोला नहीं इसमें नहीं चाहिए, वो अच्छे वाले बहन हो उसमें चाहिए। तो समझता है, इतना समझता है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰੀਅਲ ਹੀरो है ना, वो कह सकता है कि हर किसी को अपने फादर को एटलीस्ट इतना तो रियल हीरो। और आप सच में, आपकी कामयाबी तभी है, अच्छे बाप तभी हो जब आपका बेटा यही बोले कि आप मुझे पापा के जैसा बनना है। दैट्स द मेन थिंग कि बहुत सारे हीरोज हैं, जिस दिन आपका बेटा आपको बोले हाँ मुझे पापा के जैसा बनना है और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आप समझो कामयाब हो। आप नहीं, आप मेरा क्या मकसद रहता, मैं नहीं, मेरा सच में ये थिंकिंग है कि बहुत सारी दौलत नहीं इकट्ठी करनी, कोई साम्राज्य इकट्ठा नहीं करना है उसके लिए। बस उसके दिल में रहम हो, थोड़ा कदर करना आता हो सक्सेस की, बाकी सब अपने आप कर लेते हैं बंदे। और जो खुद से सक्सेस अपनी मेहनत से करते हैं, फिर उनको कदर रहती है उसकी। मैं उसके लिए इकट्ठा करूँ, उसको कदर ना हो, वो सारा इधर उधर उड़ा दे तो। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਮ ਤੇ फल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ है? मुझे बहुत यकीन है इसमें, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इसमें। तभी मैं बहुत सारे लोगों की, मुझे पता है वो मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ हेल्प इस चीज़ में करता हूँ कि मुझे इसका फल मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा, हज़रत अली का एक बड़ा प्यारा फरमान है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपको उसकी बुराई दे रहा है, इसका मतलब जो आपने अच्छाई की है ना वो कबूल होगी, क्योंकि लोग तो बुराई देंगे। और मैं इस चीज़ पे नहीं कहता, मैं घर भी बोलता हूँ, हालांकि आपको काटते हैं लोग। वो एक स्टोरी मैंने बताई थी कि एक बंदा ना, एक भला आदमी था, वो रिवर क्रॉस कर रहा था। और जब रिवर क्रॉस, तो उसने देखा ना एक नदी के किनारे पेड़ था और उस पेड़ पे से बिच्छू उस नदी में गिर गया। बार बार उसको काटता था, लेकिन उसने अपना काम किया ना, बचाता रहा, बार बार काटता रहा, बचाता रहा। तो दूसरा बंदा दूसरी साइड खड़ा था, पूछा ऐसा क्यों कर रहे थे? वो बिच्छू था, वो काटने के लिए मशहूर है, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत के लिए मशहूर हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। तो लोग तो काटेंगे, बिच्छू तो बनेंगे लोग। अगर आप इंसान हैं तो फिर करिए, क्योंकि दुख होगा, दर्द होगा, आसान तो नहीं होते ना अच्छे काम। और फिर आप ये सोचकर काम करने लगे कि नहीं मुझे ये बदला देंगे, या मैं आपके साथ कुछ अच्छा करता हूँ तो आप मेरे को बदला दोगे,
तो फिर मैं रब से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, फिर आपसे कर रहा हूँ। लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, रब से उम्मीद रखनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਇਟ ਇਜ਼, ਔਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲकुल मौसम ਜਦੋਂ बदल जाता है, या कितना परेशानियाँ किहड़ियां किहड़ियां देखनी पैंदियां? नहीं, वेदर का तो इतना ज़्यादा कोई नहीं रोल होता है। फिर जब एक बार आप यूज टू हो जाते हो, वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे ऐसा लगा। अभी तो वेदर हमारा नॉर्मली कभी भी ख़राब हो जाए तो हमें सिर्फ अनाउंसमेंट आता है, कैप्टन अनाउंसमेंट होता है या फिर ऑफिसर्स कोई अनाउंसमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि आप अपना जो भी लगेज है जो है या फिर जो भी सामान है केबिन में उसको सिक्योर कर लो, या हम लोग ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हैं वहाँ पे टाइफोन है या कुछ ऐसा है। तो ये नॉर्मल है, अभी इसका कोई इशू नहीं है। बाकी लाइफ आसान नहीं होती। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ यूज्ड टू हो गए हैं। हम यूज टू हो गए, बाकी लाइफ आसान नहीं होती है। आप अगर डेक ऑफिसर्स डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें डेक ऑफिसर्स हैं या फिर गैली डिपार्टमेंट में कुक्स वगैरह होते हैं या फिर इंजन डिपार्टमेंट है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप डेक ऑफिसर्स अगर जा रहे हो तो फिर आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो, जिस दिन वापस आओगे, आपको ऑफ किसी दिन का नहीं मिलना है। अच्छा, किसी दिन का ऑफ नहीं मिलना है, आपको वॉचेस करनी है। और इंजीनियर्स का अलग होता है, जो हमारा इंजीनियर ऑफिसर्स रहते हैं तो उनमें ऑफ मिल जाता है, क्योंकि वो एज अ टीम वर्क करती है और हम यूएमएस मतलब अनमैन्ड कर देते हैं शिप्स को, ताकि हम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे केबिन्स में अलार्म आ जाता है कि यहाँ पे मतलब ये दिक्कत है, तो हम जाके उसको देख लेते हैं प्रॉब्लम। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? मतलब ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ है, बट ऐसा होता है। अच्छा। एक्चुअली ना फ्री बोर्ड एक टर्म होती है, फ्री बोर्ड इसको बोलते हैं। जैसे कि एक शिप पानी में चल रहा है, अब शिप का जो सरफेस है और ऊपर जो शिप की डेक है उसके बीच के डिस्टेंस को फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो जो कंटेनर शिप्स हैं ये सब, उनमें फ्री बोर्ड ज़्यादा होता है। जो कार कैरियर्स हैं, कार लेके जाते हैं, उनमें और ज़्यादा होता है। बट जो टैंकर्स होते हैं, जो ये अपना ऑयल कैरी करते हैं, ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उनमें फ्री बोर्ड बहुत कम होता है। तो उसमें नॉर्मली पानी डेक पे आ जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन इसमें जो मैं बता रहा हूँ कंटेनर शिप्स एंड रोड, इनमें बहुत मुश्किल से आता है। अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तब बहुत मुश्किल से आता है। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ कोचिंग ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? नहीं, मैं नहीं मानता कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग लेने की इसके लिए ज़रूरत है। अगर आप 11th और 12th, सिर्फ 12th नहीं, 11th और 12th आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, NCERT बेसिकली इसका सिलेबस रहता है, IMU CET इसका एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके। सो अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो ये एनफ है, NCERT से आप अच्छी रैंक ले आओगे। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे तो फिर नहीं, बेस क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना 11th नहीं पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ेंगे। नहीं, आपने बेस अच्छा नहीं पढ़ना बनाया, बहुत ज़रूरी है। आपने बेस अच्छा नहीं बनाया। तो इसलिए अगर आपने बेस अच्छा नहीं बनाया तो फिर आप क्या ही बिल्डिंग बना पाओगे उसमें। बिल्कुल। तो आप अगर 11th 12th कर रहे हो अच्छे से, IMU CET निकाल सकते हो। बहुत सारे वेज हैं। आप डेक पे अगर जाना चाहते हो तो DNS कर सकते हो, 1 साल का डिप्लोमा होता है। और आप नॉटिकल साइंस जो 3 ईयर का होता है, BSc, बाकी 4 ईयर की इंजीनियरिंग हो गया। और भी इंजीनियरिंग में अदर कोर्सेज हैं, आप GME एंड ऑल। मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मतलब सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई है कि कैसा ਜ਼ਰੂਰ join ਦੇਖਿਓ कर ਜਾ सकते ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰੇਹਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਲੋਕੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਅਸੀਂ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੇਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मतलब आप इतनी दूर से आए, आपने निकाला, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी आपने बोला भी कि लेट हो गए, मुझे पता है कि आप इतनी दूर से ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ये चलता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। बट मैं आपका दिल से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके।
और होपफुली हम लोग फ्यूचर में भी मिलेंगे। ਬਿਲਕੁਲ और ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। बिल्कुल मिलेंगे। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। क्योंकि एक बार जब मिल जाते हैं और फिर जब आप लोगों की थिंकिंग मैच कर जाती है तो फिर चलते हैं रिश्ते। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप आए और मुझे दिल से अच्छा लगा सच में।